तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ब्रोकोली की फसल में समसामयिक कार्य। गुड़ बनाने की वैज्ञानिक विधि पर जानकारी। सब्जियों में ब्रोकली की खेती जिन किसानों ने की होगी उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। इस फसल से अधिक पैदावार मिले उसके लिए इस समय ब्रोकली की फसल से कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करना होगा, इस विषय पर जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसानों ने ब्रोकली की खेती की होगी उनको इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए इस समय ब्रोकली की फसल में कुछ सस्य प्रबंधन कार्यों को करना आवश्यक है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन तथा पौध सुरक्षा उपाय इत्यादि। यदि किसान इन कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो आगे चलकर कम उत्पादन मिलेगा। अतः किसान भाइयों, ब्रोकली की फसल में इस समय इन कार्यों को कैसे करना है, इस विषय पर अपने अनुभव को बता रहे हैं ग्राम पिथौरिया, जिला रांची के प्रगतिशील कृषक मनोज कुमार साहू। तो मिलते हैं उनसे। 1 एकड़ जमीन में ब्रोकली का खेती कर रहा हूँ। 1 एकड़ ज़मीन में खेत तैयार करने से पहले मैंने इसमें 8 से 10 ट्रैक्टर गोबर डाला। गोबर डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मैंने जुताई करा दी। जुताई कराने के बाद उसे मैं पट्टा से समथल बनाया। उसमें समथल बनाने के बाद उसमें 25 से 30 केजी फॉस्फेट, 25 से 30 केजी पोटास, 25 से 30 केजी DAP का मिक्सचर बना के समान मात्रा में पूरे खेतों में मैंने फैला दिया। फैलाने के बाद मैंने ब्रोकली का पौधा से पौधा की दूरी 1 से 1.5 फीट है। लाइन की भी दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट है। आज से मैंने करीब 1 महीना पूर्व ये ब्रोकली का पौधा लगाया था। फिर लगाने के बाद उसे पटवन कर दिया। पटवन करने के बाद 8 दिनों के अंतराल में फिर मैं दूसरा पटवन किया। और दूसरा पटवन करने के बाद देखा कि खेत में थोड़ा खरपतवार निकल आ रहे हैं। ये ब्रोकली का पौधा भी कुछ ग्रोथ कर गया है, तो मैंने उसमें 8 से 10 दिन के अंदर में एक कोड़ा लगा दिया, जिससे कि खरपतवार मेरा नियंत्रित हो गया। कोड़ा लगाने का 1 से 2 दिन मैंने उसे छोड़ दिया कोड़ा लगाकर, ताकि जो भी खरपतवार है वह सूर्य के किरण से, धूप से मर जाए। उसके बाद मैंने 50 केजी यूरिया लिया और पौधा से 3 से 4 इंच की दूरी पर मैंने 2 से 3 ग्राम करके गिरा दिया। गिराने के बाद उसमें मैंने कोड़ा हुआ मिट्टी को फिर से उसमें मैंने दर बना दिया मिट्टी चढ़ाकर। चढ़ाने के बाद मैंने उसे फिर पटा दिया, पटवन कर दी। पटवन करने का फिर पश्चात लगभग 2 महीना का मेरा ब्रोकली होने वाला है। इस दौरान मैंने फिर से एक बार कोड़ा की है, यानी कि 1 महीना के अंदर में मैंने 2 बार कोड़ा किया हूँ। और इसी प्रकार से यूरिया 50-50 केजी दोनों बार मैंने पौधों के 4 से 5 इंच की दूरी पर 102 ग्राम यूरिया गिराकर इसमें मिट्टी चढ़ाकर फिर से पटवन कर दिया हूँ।
इस प्रकार मैंने ब्रोकली का खेती कर रहा हूँ और इसके बाद देख रहा हूँ कि मेरा ब्रोकली में कुछ कीट पतंगे लग रहे हैं, तो उसका नियंत्रण के लिए मैं रासायनिक इस्तेमाल करता हूँ। जैसे बाज़ार में फेम हो गया, अगस्टा हो गया और नैनो हो गया। मैं यही कीटनाशक 15 लीटर का टंकी में 15 ml कीटनाशक डालकर मैं ब्रोकली पे स्प्रे करता हूँ। काहे कि ये सब महंगा कीटनाशक प्रयोग करने से हमको लंबे समय तक कीड़ों से राहत मिलती है। बार का छिड़काव से हमको लगभग 15 से 20 दिनों के बाद ही फिर छिड़काव करना पड़ता है और इस प्रकार से मैं इसका खेती कर रहा हूँ। अभी तक तो अच्छा ही रिजल्ट आया है। जिस प्रकार से मैं खेती कर रहा हूँ मैं काफी संतुष्ट हूँ। अब विस्तार से जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आज हम आपको ब्रोकली के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, ये जो फसल आप देख रहे हैं करीब 20-25 दिन की फसल हो चुकी है। इसका डिस्टेंस जो है 45 बाई 45 सेंटीमीटर रखा गया है। करीब 20-25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करते हैं और इसके करीब जो है 20-25 दिन बाद जो है दूसरी निराई गुड़ाई कर देते हैं। इतनी निराई खुरपी से निराई गुड़ाई की जाती है जिससे कि इसकी जो है घास खत्म हो जाए। किसान भाइयों, इसको लगाते हुए हमने जो है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टर गोबर की खाद, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, 80 किलो फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास जो है प्रति हेक्टर बुवाई के समय डाला था। अब जो है इसमें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से पानी लगाने के बाद इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा डाल दी जाएगी। सिंचाई 2-3 आवश्यकता अनुसार 2-3 सिंचाई की जाती है इसकी। पहली सिंचाई जो है रोपाई के एकदम बाद, दूसरी सिंचाई करीब 20-25 दिन के करीब जो है और तीसरी सिंचाई भी जो है 45 से 50 दिन के आसपास जो है तीसरी सिंचाई की जाती है। इसमें अच्छा फूल तैयार करने के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है बोरोन का छिड़काव किया जाता है जब फूल बनना शुरू हो जाए। किसान भाइयों, जब इसकी फ्लावरिंग की अवस्था होती है तो उस टाइम कीड़ों की समस्या आती है, गिनार वगैरह की समस्या आती है जो फूल को खराब कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए आप नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, इससे खास तौर से खत्म हो जाती है। ये करीब जो है हमारी फसल जब इसके फूल करीब जो है 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, डायमीटर के हो जाते हैं, करीब 500 ग्राम तक इसका वजन हो जाए तो इसकी फसल काटने के लिए ये तैयार हो जाती है। इसका मार्केट जो है बड़े शहरों में, 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, पर्यटन स्थलों में बहुत होता है, मांग बहुत रहती है इसकी। अपने प्रदेश में गन्ना से गुड़ बनाने का कार्य बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अधिकतर किसान भाई अच्छी गुणवत्ता का गुड़ नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता एवं वो जल्दी खराब भी हो जाता है। अतः किसान कैसे बनाए गुणवत्ता युक्त गुड़ जिसका बाजार में मूल्य मिल सके, इसके लिए देखिए विशेष रिपोर्ट। जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की खेती पिछले साल की होगी, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य हो गई है और कुछ किसान गन्ने से गुड़ बना भी चुके हैं। और जिन कृषकों ने अभी गन्ने की कटाई नहीं की है, वे इस समय गन्ना की कटाई करके गुड़ बना सकते हैं। किंतु कैसे बनाए गुड़ जिससे बाजार में अधिक मूल्य मिले, इस हेतु वैज्ञानिक विधि से गुड़ बनाने के तकनीक पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर मिल्तुल्लाह। उत्तम गुड़ उत्पादन के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। खास करके जब से हम गन्ना खेतों से लाते हैं तो गन्ना हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उस पर कोई मिट्टी उट्टी नहीं लगा, उसमें कोई जड़ वाला गन्ना नहीं होना चाहिए। तो गन्ने को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम पावर क्रशर में ले जाते हैं। जो हम लोग अपने संस्थान में रस निकालते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास पावर क्रशर है, उसे किसान भाई देख भी सकते हैं और उससे रस की मात्रा जो होती है 65 से 70% तक हम रस निकाल सकते हैं। जबकि किसान भाई कोल्हू के द्वारा या हाथ से निकालते हैं, उसमें रस की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो वहीं से उनको गुड़ का जो निर्माण कितना होना चाहिए उनको नुकसान होने लगता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए उनको अच्छा पावर क्रशर इस्तेमाल करना चाहिए। और पावर क्रशर में जब हम गन्ना लगाते हैं तो हमें उसे कम से कम गन्ने को 2 बार लगाना चाहिए। एक बार जब हम रस निकाल लेते हैं उसमें पूरा रस नहीं निकलता है, उसका पुनः हम फिर उसे लगा करके
पूरा रस उससे निचोड़ लेना है और रस निकालने के बाद रस आपका बिल्कुल साफ बर्तन में निकालें। आपका कंटेनर बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो हमारा है उसे हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो जो हमारा रस की मात्रा निकल जाती है तो उस रस को फिर बात होती है उस रस से हम गुड़ कैसे बनाएं। तो इस रस से गुड़ बनाने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा एक नए आधुनिक किस्म का चूल्हा जो है वो विकसित किया गया है। उस चूल्हे में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप ईंधन को बचा सकते हैं। ईंधन को बचाने के साथ साथ उसमें नीचे जाल लगा होता है लोहे का और पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिससे ईंधन जो है आपका नुकसान नहीं होता है। और एक से आप दूसरे कढ़ाई को भी गर्म कर सकते हैं और उसमें चीनी लगा जिससे किसी तरह का धुआं भी नहीं होता है और जो गुड़ बनाने वाले उसको कोई परेशानी नहीं होती है। और अब बात आती है कि गुड़ जो है हम सबसे पहले किसान भाई चाहते हैं कि गुड़ हमारा सुनहरा हो, ठोस हो, अच्छे रंग में हो, जिससे उसके बाज़ार में उनको दाम भी मिले। तो इसमें बहुत सारे लोग रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और इस तरह से जो कुछ फॉस्फेट के कंपाउंड हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारे रासायनिक जो हैं वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं हमारे स्वास्थ्य पर, तो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा कुछ ऐसी वनस्पतिक चीज़ें विकसित की गई है। ये वनस्पतिक रस शोधक जो है खास करके बहुत ही कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा देवला है। इस देवला का इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आप रस की सफाई कर सकते हैं। तो रस को साफ़ करना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब तक रस को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करेंगे तो आपका गुड़ का जो रंग है वो सुनहरा नहीं होगा। इसके लिए आपको 100 लीटर रस, जब आपका रस तैयार हो गया, पावर क्रशर से आप रस ले आए, आप चूल्हे पर आपको उसने कढ़ाई में डाल दिए। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, जो देवला है उसका जड़ या ना हो तो आप फालसे का छाल यूज कर सकते हैं या आप मूंगफली का बीज यूज कर सकते हैं। और इन रस में डालने के पश्चात, रस में जब आप डाल देते हैं तो रस को गर्म करते हैं। आपको ये देखना है जो मैली आ रही है, जिसको किसान भाई जो गंदगी आती है रस के ऊपर, उस मैली को निकालते हुए चले जाएं। उसको निकालते निकालते आपका एक स्टेज ऐसा आएगा कि गुड़ में तार बनना शुरू हो जाएगा। आपको कोई राब बनाना है और राब जब आपको इस तरह का टेक्सचर आने लगे, आपको समझ जाइए कि आपका गुड़ जो है वो तैयार हो रहा है। उस तैयार गुड़ को जब उसको काफ़ी उसको आप चलाना पड़ता है और उसको तैयार करने के बाद उसको आप कढ़ाई में, दूसरा कढ़ाई आपका तैयार होना चाहिए जिस पर कि आप गुड़ को ठंडा कर सकें। तो गुड़ को ठंडा करने के बाद उसको मिलाते रहें। और आपके पास यदि सांचा नहीं है तो आप उसकी भेली बना सकते हैं, गोल गोल उसके लड्डू की तरह बना सकते हैं। लेकिन इसका भंडारण भी बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यदि आप भंडारण सही से नहीं करेंगे, भंडारण तब आपका अच्छा रहेगा जबकि आप उसका कौन सा किस साइज में आप उसको लेके जा रहे हैं। तो हमारे संस्थान में इस तरह के सांचे बनाए गए हैं लोहे के, जो कि 1 किलोग्राम का है। उसमें आप 1 किलोग्राम का गुड़ बिल्कुल आपका जिस तरह से ब्रेड आता है तो ब्रेड के तरीके से आप गुड़ बना सकते हैं। और उसके लिए आपको सांचा बनाना होगा। लोहे के सांचे होते हैं, उस लोहे के सांचे में आपको जो बना हुआ गुड़ आपका जो ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद आप उस गुड़ को उसमें डाल दीजिए और सांचे को बंद कर दीजिए। और सांचे को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको उसी साइज का, उसी आकार का गुड़ आपको प्राप्त हो जाएगा। और यह गुड़ जो होगा बिल्कुल सुनहरे रंग का होगा, ठोस होगा। आप इसको फिर भंडारण में लेकर चले जाएं, इसको कुछ देर वहाँ रखें और जब ये गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाए तो यह गुड़ उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि इस गुड़ का आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, मूल्यवर्धन भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा बाज़ार में जो हमारा गुड़ है वो अच्छे दामों में बिके, तो इसके लिए आप उस गुड़ में जब आपका फाइनल स्टेज पे आता है, जब आपका गुड़ ठंडा हो जाता है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी, जैसे आंवला हुआ, विटामिन सी युक्त गुड़ भी बना सकते हैं। मसालेदार गुड़ जैसे आपका ठंडे का समय अभी है तो आप काली मिर्च डाल करके उसमें बना सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक गुड़ होता है, क्योंकि चीनी के मुकाबले में जो गुड़ होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसकी हम लोगों ने तुलनात्मक स्टडी किया, हम लोगों ने अध्ययन किया और हम लोग पाया है कि गुड़ में जो है वो विटामिन की मात्रा होती है। इसमें विटामिन कैरोटीन होता है, इसमें राइबोफ्लेविन होता है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है और तो इसके द्वारा हमें काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो जब गुड़ हमारे लिए स्वास्थ्य, साथ ही साथ आपको 100 किलोग्राम रस से कम 26 किलो 27 किलो गुड़ तक आपको मिले, जिससे कि आपका बाजार में उसका मूल्यवर्धन भी हो सके, आपको अच्छी आमदनी भी हो सके। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मसूर की फसल में रोग व कीटों का नियंत्रण। जब मॉडर्न होगा मोबाइल तो कैसे ना हो मॉडर्न स्टाइल। एक बटन दबाया, मनचाहा फोटो पाया, क्या पहना क्या खाया सेकंड्स में दुनिया को बताया। व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पूछते हैं,
किसी से मिलने का टाइम नहीं तो फेस टाइम करते हैं। गाना तो गाना, पूरी फिल्म देख ली घर बैठकर। दिन के 24 घंटे में 25 काम करते हैं मोबाइल पर, लेकिन सारा स्टाइल फुस, फौरन फुस। अगर नहीं है अपने शहर की खबर, मिटाओ अपने शहर से कम्युनिकेशन गैप, डाउनलोड करो न्यूज 18 का मोबाइल ऐप। मोबाइल पर न्यूज 18 मतलब स्टाइल एकदम बेहतरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसानों ने मसूर की बुआई की होगी। वो फसल अभी बढ़वार की अवस्था में होगी और इस समय इस फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिससे उसकी उपज में गिरावट होती है। इसलिए आज हम इस फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण की जानकारी देंगे इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, रबी की दलहनी फसलों में मसूर का मुख्य स्थान है। इसलिए मसूर की खेती प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और समय से बोई गई फसल इस समय पुष्पन की अवस्था पर होगी तथा इस फसल में अच्छे प्रबंधन एवं पौध सुरक्षा उपायों को अपनाकर ही अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। यदि उपज को प्रभावित करने वाले कारकों पर गौर करें तो मुख्य रूप से मसूर की फसल में उकठा व गेरुआ रोग तथा कीटों में माहू के द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही इनके नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा इन कीट व रोगों का प्रकोप फसल पर अधिक हो जाने पर नियंत्रण करना असंभव हो जाता है और किसानों को मसूर की फसल से लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। हमारे एक किसान भाई ने मसूर की फसल लगा रखी है तथा वो कुछ जानकारी चाहते हैं। मैं इस समय तो वो मसूर की खेती कर रहा हूँ। ये रोग आ जाते हैं इसमें, जैसे उगरा लग जाता है, जैसे माहू लग जाती है। इस वजह से भैया वो फसल अपन को उस टाइप की नहीं मिल पाती जिस टाइप अपन मेहनत करते हैं इतनी। जैसे जो कीटों में का दवाई डालें, कितनी मात्रा में डालें और पालों से कैसे बचें, वही जानकारी मैं जानना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों, मसूर की खड़ी फसल में इन हानिकारक कीट व रोग के नियंत्रण उपायों की समुचित जानकारी के लिए आइए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SB अग्रवाल से। जिन किसान भाइयों ने इस मौसम में, रबी के मौसम में जहां पर दलहनी फसलों की बुनी की है या दलहनी फसलें अपने खेतों में उगाई हैं, जिसमें मुख्य रूप से दलहनी फसलों में आती है कि मसूर की खेती होती है। जहां पर हमारी ज़मीनें कुछ हल्की होती वहीं पर मसूर की बुनी की जाती है और उन क्षेत्रों में जहां पर ये मसूर की बुनी की जाती है वहाँ एक बीमारी जिसको उखटा कहते हैं या सूखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और ये बीमारी बहुत 30 से 35% तक का नुकसान हमारी फसलों में देखने को मिला है कि ये उकठा रोग के कारण ये नुकसान हो जाता है। अतः हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये बीमारी न बढ़ने पाए, हमारे खेतों में नुकसान न होने पाए, फसल सुरक्षित हमारे घर पर कटकर आ सके। इसके लिए हमें कि जब हमें बोनी करें तब इसके बीज उपचार अति आवश्यक होता है। एक बीटावैक्स पावर ही एक दवा आती है जिससे बीज उपचार 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करें, फिर बोनी करें, या फिर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके बोनी करें। यदि हमारे किसान भाई इस तरीके का बीज उपचार नहीं कर पाए हैं, आज फसल में कुछ इस बीमारी की संभावनाएं दिखाई देती हैं या कहीं लक्षण दिखाई दे रहे हैं या बीमारी आ चुकी है, हमें बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को हम अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहेंगे कि हमें 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 50 किलो गोबर की खाद या केंचुए की खाद के साथ हमें मिलाकर कम से कम 2 दिन रखें और मिलाने के बाद तीसरे दिन खेत में शाम के वक्त डाल दें। आपके खेत में ये बीमारी बढ़ना बंद हो जाएगी। जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इनकी पत्तियां लाल होने लगती हैं, इसको हम रतुआ रोग कहते हैं। इसके अंदर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। इसमें उसकी त्वचा फट जाती है और लाल रंग के धब्बे लाल रंग का पाउडर वहाँ दिखाई देने लगता है। इससे बचाव के लिए हमें
सामान्य तौर से किसान भाइयों को एक सलाह है कि एक मैंको जैव दवा आती है जिसका 0.2% घोल बनाकर इसका स्प्रे करें तो ये बीमारी आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात होती है कि इसमें अभी जैसा मौसम हो रहा है, हमारे किसान भाई ये देख रहे हैं, हम कोहरा चल रहे हैं, कोहरा आ रहा है और कोहरे के कारण ये पक्का है कि उसमें कीट प्रकोप भी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें माहू का विशेष तौर से होना स्वाभाविक है। ये माहू के बचाव के या माहू से हम फसल को सुरक्षा के लिए हमारे पास 2 दवाएं हैं, एक इमीडाक्लोरप्रिड होती है और दूसरी होती है क्लोरोपाइरीफॉस। इन दोनों दवाओं का मिश्रण अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये बात हमने देखने को मिली है कि हमें इस तरीके से स्प्रे कर देने से हमारा काला माहू इसमें विशेषकर आता है और वह नियंत्रित हो जाता है, हमारी फसल सुरक्षित रहती है। एक और समस्या जो दलहनी फसलों में मुख्य रूप से देखी गई है कि इस समय पाले की एक समस्या जो आती है, इससे बचाव के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। आज की स्थिति में ऐसा लगे कि यहाँ पाला गिर सकता है, मौसम की स्थिति ऐसी है कि पाले की जैसी दिखाई देती है, ठंडी हवाएं हैं, तो हमें जहाँ कहीं भी है जहाँ फसलें लगी हुई हैं वहाँ पर अगर कचरा हमारे पास सूखा उपलब्ध है तो धुआं करने की भी व्यवस्था कर लें। ये सामान्य सी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से हम फसल को पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों को एक गंधक का घोल या थायो यूरिया जो 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर अगर हम चाहें तो उसका स्प्रे कर दें। इस तरीके से स्प्रे करने से उसके अंदर पौधे के अंदर पाले को सहन करने की क्षमता आती है, पाले से प्रभाव को कम किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार के कृषक मोहम्मद सुद्दीन, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से रबी फसलों का शीतलहर व पाला से बचाव के बारे में जानकारी चाहिए है। तो मोहम्मद सुद्दीन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों, ये ठंड का मौसम है और ठंड में उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहा है। कभी कभी आसमान में बदली भी छाई रहती है और इसके वजह से जो है पौधों की वृद्धि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसमें इस ठंड के वजह से जो है गेहूं में प्रभाव पड़ता है, मक्का में प्रभाव पड़ता है, आलू में प्रभाव पड़ता है, सरसों में प्रभाव पड़ता है, पान जैसी फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे और इससे क्या नुकसान होता है, इस बात की जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि जैसे गेहूं में अगर अधिक ठंड पड़ जाती है तो क्या होता है, बालियां देर से निकलती हैं, उसमें परागन कम हो जाता है, फलता जो है दाना बनने की क्रिया बाधित होती है। मकई में जर्मिनेशन अगर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है तो उसके जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जो है उसका नर मंजरी है जो जिसको हम लोग धनवाल बोलते हैं, उसके निकलने में और मोचा जो निकलता है, इस दोनों के निकलने में जो है काफ़ी अंतर हो जाता है। फलतः परागन की क्रिया नहीं हो पाती है और परागन की क्रिया नहीं होने से जो है बालों में दाने नहीं बन पाते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि अगर ठंड भी अधिक हो, आर्द्रता अधिक हो और आसमान में बदली रहती है तो उस समय लाही का भी प्रकोप अधिक हो जाता है, जिससे बहुत तरह की फसलें, ज़्यादातर सब्जियों की फसलें जो है उस पर लाही के प्रकोप होने से जो है काफ़ी नुकसान पौधे को होता है। आलू में आप जानते ही हैं कि जो है पाला जो है गिरने की समस्या जो है आ जाती है, साथ ही साथ लेट ब्लाइट का भी प्रकोप हो जाता है। सरसों में जो है पौधे झुलस जाते हैं और साथ ही उसमें जो है दाना बनने की क्रिया बाधित होती है, लाही का काफ़ी प्रकोप हो जाता है, फलता उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। तो इन ठंडियों से निजात पाने के लिए
आप किन किन चीज़ों का सहारा लेंगे। एक तो हमने कहा कि जो है यह क्रिया क्यों इस तरह से ग्रोथ बाधित होती है, इसका जो बढ़वार जो है क्यों बाधित होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये घट जाता है और एब्सेसिक एसिड जो बढ़वार को रोकने वाला पदार्थ है ये अधिक हो जाता है पौधों में, फलतः जो है इसका बढ़वार रुक जाता है और इसी के वजह से सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो किसान भाइयों आप ध्यान दें, अधिक अगर ठंड हो तो उसमें आप धुआं कर सकते हैं, सिंचाई दे सकते हैं। इस तरह से सिंचाई करने से, धुआं देने से, फसलों को ढकने से जो है आप ठंड के प्रकोप से आप अपनी फसलों को बचा पाएंगे। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% का घोल का छिड़काव आप तुरंत करें, तो इससे जो है कुछ पौधों में गर्मी आती है, जो नुकसान करने वाली जो क्रिया है वो कम हो जाती है। दूसरी बात है कि अगर आप सरसों लगाए हुए हैं, पान लगाए हुए हैं, इस तरह की जो फसलें होती हैं उसमें साइकोसिल जो है, साइकोसिल 30 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका अगर छिड़काव किया जाता है तो इसका जो नुकसान है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा जो है किसान भाइयों आप जैसा कि मैंने कहा कि जो है पोटास जो है एक ऐसा उर्वरक है जो कि अधिक ठंड को जो है कम करने में जो है काफ़ी सहायक होता है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि 2 दिन आने वाले समय में जो है काफ़ी ठंड पड़ने वाली है तो निश्चित रूप से आप जो है पोटास का परिवेशन आप फसलों में कर देंगे तो आपको इससे निजात मिलेगी। तीसरी बात क्या है कि आप जैसे ठंड अधिक पड़ने की संभावना हो, बूंदाबांदी हो, तो आलू में जैसे झुलसा लोग लगने की संभावना हो जाती है, तो उसके लिए आप जो है दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए इंडोफिल M45 है, इसके अलावा क्रिस्किल है और कई तरह की दवाइयाँ हैं, उसका छिड़काव किया जा सकता है और आप जो है इसके नुकसान की भरपाई आप उससे कर पाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।